हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का। विषय आपका है, सब्जेक्ट आप लोगों का है साहित्यिक हिंदी है। इसका हम आप लोगों के संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में, इस पेपर का आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। और जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसका जो पूर्णांक है 100 नंबर का है, यानी कि जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट होता है या साहित्यिक हिंदी है या सामान्य हिंदी है, उसमें 100 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया जाता है। 100 नंबर टोटल आप लोगों के परीक्षा होते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खंड का हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। खंड का स्टार्ट होता है जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अष्टयाम के रचनाकार हैं, यानी कि अष्टयाम जो वो है एक रचना है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है हमें बताना है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि अग्रदास, दूसरा जो बा वाला है नाभादास, और तीसरा है विट्ठलनाथ और जो चौथा ऑप्शन हमारा है गोकुलनाथ। यानी कि जो अष्टयाम के रचनाकार हैं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये नाभादास, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये पहला वाला हमारा कंप्लीट होता है 1 नंबर। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मेला आंचल उपन्यास है, यानी कि देखिए जो मेला आंचल है ये उपन्यास है। तो देखिए आप लोगों को बता दें हमारा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है कि अंचालिक उपन्यास है या ऐतिहासिक है या पौराणिक है या मनोवैज्ञानिक है। तो आप लोगों को बता दें ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। बहुत लोग वो ऐतिहासिक लगा देते हैं, बहुत लोग पौराणिक लगा देते हैं और बहुत लोग मनोवैज्ञानिक लगाते हैं और कोई भी अंचालिक नहीं लगाते हैं, जो कि यही आंसर राइट होता है। ठीक, यानी कि हमारा जो इसका मेला आंचल उपन्यास है ये मतलब ये क्या है, तो ये अंचालिक है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 आजान एक सुजान के लेखक है, यानी कि 100 आजान एक सुजान के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा जो दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी और फिर रामचंद्र शुक्ल जी और फिर बालकृष्ण भट्ट और मोहन राकेश। यानी कि जो 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी कि जो भारतेंद्र की उपाधि दी गई थी कब दी गई थी यही हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सन 1880 ईस्वी में दिया गया था। अब बहुत लोग जो स्टूडेंट होते हैं बहुत लोग गलत इसका भी ऑप्शन कर देते हैं, तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, यानी कि जो आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए क्या होगा। ऑप्शन हमारा देख लेते हैं सर्वप्रथम पहले कि कुमार संभव है या साहित्यिक शिखर है या संपत्ति शास्त्र है या किरातुलनिजीय है निजियम है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति शास्त्र है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है क्या है, संपत्ति शास्त्र जो है ये हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अनामिका के रचयिता है, यानी कि अनामिका के रचयिता कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निराला जी हो जाएंगे, आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अष्टछाप के कवि हैं, यानी कि अष्टछाप के कवि कौन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, अष्टछाप के कवि नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अष्टछाप के कवि इसमें में से कौन नहीं है। हमारा ऑप्शन दिया गया नंददास, तुलसीदास, सूरदास और परमानंदन दास। तो हमारा जो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसमें सभी लोग हैं, सिर्फ तुलसीदास जी नहीं है और सूरदास जी हैं, परमानंद जी हैं और ये नंददास भी हैं, यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें नहीं पूछा है तो तुलसीदास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है, यानी कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धूमिल की रचना है, यानी कि धूमिल की रचना है, सवाल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
फिर जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है, यानी कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए कि कबीर की जो भाषा है उसको संत भाषा किसने कहा है। आप लोग जानते ही होंगे कि कबीर की जो भाषा थी क्या थी, ब्रज भाषा थी। तो उसको मतलब संत भाषा किसे कहा गया, यानी कि संतों का भाषा किसने कहा, कौन से कबीर ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और फिर जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, जो 10 वाला क्वेश्चन है हमारा कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, यानी कि जो चिदम्बरा का ज्ञानपीठ का पुरस्कार मतलब प्राप्त हुआ है तो किसे प्राप्त हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का जो सही आंसर हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो ये दा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 11 वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है। ठीक, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट होते हैं क्या लगा देते हैं, उपमा अलंकार पे लगा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बात आ गई है उपमा देने की। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग बहुत गलती करते हैं, और ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछे जाते हैं आप लोगों को परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक में भी पूछे जाते हैं, वार्षिक में भी पूछे जाते हैं, और प्री बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, यानी कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, और ये सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अलंकार है, तो ये जो है श्लेष अलंकार है। ठीक, यानी कि आ वाला पर टिक कर देंगे। फिर 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटी खिन्ना यक दिवस हुए गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगुल युगुल में थे, धारा के भिगोते उपयुक्त में काव्य पंक्तियां में कौन सा रस है। तो इसकी रस की बात की जाएगी। तो इसमें देखिए वियोग कर रही हैं, कोई है इसमें, तो इसमें वियोग करने की बात की गई है। तो यानी कि वियोग श्रृंगार रस है, यानी कि श्रृंगार करके बैठी हुई हैं और वियोग में बैठी हुई हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पेज पहला समाप्त होता है। पीटीओ यहाँ पर, यानी कि पीटीओ का मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कि उसको पलटिए, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बता दिए आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फिर जो हमारा 13 वाला क्वेश्चन है कि भयानक रस का स्थायी भाव होता है। तो भयानक, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि भयानक है, तो इसमें भय की बात की जाएगी, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह कौन सा अलंकार है जिसके उपमेय में उपमान का भ्रम होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा आप लोगों को क्या रूपक अलंकार दिया जाएगा तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक करेंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। और 15वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। नाम से पता चला चौपाई, यानी कि चार पाई जानते हैं ना, उसमें 4 पैर होते हैं, तो वही 4, यही इसी पर टिक कर देंगे, इसी के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 16 वाला है कि जगत का सही सूत्र है, यानी कि जगत का सही सूत्र क्या है। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोग समझने की बात है, ये सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। एक लघु होगा और फिर जो एक दीर्घ होगा, फिर ये एक लघु है, यानी कि यही हमारा सही सूत्र हो जाएगा, सा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा सही आंसर है कि 17 वाला है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है, यानी कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बा वाला पर सही टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि 18 वाला कि नायिका में संधि विच्छेद है, यानी कि नायिका में संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला सही आंसर हो जाएगा। 18 का जो सही आंसर होगा आ वाला होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 19 वाला जो है कि नाविका का संधि विच्छेद क्या है। तो नौइका हो जाएगा, यानी कि दा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्या है कि घनश्याम में प्रयुक्त समास से है। तो इसमें कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, यानी कि दा वाला सही आंसर हो जाएगा 20 का। और चलिए 21 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 21 वाला कि
अधिहरी में कौन सा समास है, यानी कि जो अधिहरी है इसमें कौन सा समास है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपव्यूभाव अपव्ययभाव समास है, यानी कि सा वाला सही आंसर हो जाएगा। और 22 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 22 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि किम पुल्लिंग षष्ठी, यानी कि 6 की बात कर रहा है, षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, यानी कि इसका बहुवचन का रूप क्या होगा। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये केशाम हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट केशु पे लगाते हैं लेकिन ये ऑप्शन गलत माना जाता है। जो राइट आंसर होता है बा वाला होता है, केशाम होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए 13 वाला देख लेते हैं कि आत्मना शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, यानी कि इसका एक वचन का रूप क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला होगा, क्या होगा, आत्मना हो जाएगा, यानी कि बा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर जो हमारा 24 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हस धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका जो एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो आहस्सा हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है। ये 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला होगा। और जो 25 का हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसका जो बहुवचन अपठाम हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कर्तव्य शब्द में प्रत्यय होगा, तो कर्तव्य तवा कत्वा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है, यही वाला बा वाला सही आंसर है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, सुरता शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है, यानी कि शब्द में प्रत्यय है, तो यही बा वाला। 27 का जो राइट आंसर होगा तो हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 वाला क्या कह रहा है। और जो हमारा 28 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वधा यानी कि बाल शब्द की योग में कौन सी विभक्त है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर बता दें जो 28 का राइट आंसर होगा वो आप लोग देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, यानी कि आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिएगा और ये आप लोग अपने स्कूल में भी पूछ सकते हैं और आप लोग कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और ये वाला एक बार देख लीजिएगा। ठीक, यानी कि स्वधा शब्द का योग कौन से विभक्त होता है। और चलिए आगे, वैसे तो हम बताते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये वाला एक बार देख लीजिएगा। और जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर चलिए बता देते हैं कि समय समीप, यानी कि समीप शब्द के प्रयोग की कौन सी विभक्त का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें कौन सी विभक्त का प्रयोग किया गया है, तो द्वितीय, यानी कि द्वितीय विभक्त का प्रयोग किया गया है। बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 का। फिर देखिए 30 वाला क्या पूछा गया है कि साधर्म शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का योग है, यानी कि इसमें कौन सा विभक्ति का योग है, तो तृतीय विभक्ति का योग है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। इस प्रकार से आप लोग के परीक्षाओं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसमें से आप लोगों को 29 बहुविकल्पीय प्रश्न बता करके कंप्लीट कर दिए हैं। और एक आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, कमेंट इस प्रकार से कीजिएगा कि 28 बराबर ए कर दीजिएगा या बी कर दीजिएगा, जो ऑप्शन सही रहेगा इसी प्रकार से कमेंट कर दीजिएगा राइट आंसर, और या लिख करके कर दीजिएगा। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 29 नंबर होता है कंप्लीट। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न है खंड का की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जो खंड खा हमारा यहाँ पर है कि पहला दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए क्या दिया गया है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावित होती है कि उसके सामने क्या मृत भाषा और क्या साहित्यिक भाषा और क्या अन्य देश की भाषा। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें, वैसे ये इसका आंसर डायरेक्ट बताते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ पाए ये कहाँ से लिया गया है तो चलिए हम बता देते हैं, हम हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि सर्वप्रथम जान लीजिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए संदर्भ आप लोग को डायरेक्ट बता रहे हैं, संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्या, हेडिंग डाल कर लिखिएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, कहाँ से लिया गया, गद्य खंड में आचरण की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया या अध्याय से अवतरित है। ठीक, जिसके लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक, ये हमारा होता है संदर्भ लिख करके कंप्लीट, जो आपका 2 नंबर में पूछा गया था होता है कंप्लीट। और फिर देखिए अगला पूछा क्या गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश की इतना का सिर्फ व्याख्या करना है कि यानी कि इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोई भी अगर व्यक्ति मौन यानी कि शांत रहता है तो ऐसा मत समझिए कि वो उसको कुछ नहीं आता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा उसको समझना चाहिए कि
मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वो इतना बलवान है कि अन्य उसके व्यक्ति की तुलना में कम है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग अगर बना बना करके लिखते हैं तो आप लोग का 2 नंबर यहाँ इसमें भी कंप्लीट होता है। और फिर देखिए जो सा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता किससे संबंधित है, आप लोगों को बता दें। जो आचरण यहाँ पर देखिए आचरण की मौन भाषा संबंधित किससे है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है आचरण की मौन भाषा किससे संबंधित है। तो जो मौन रूपी है वो किससे संबंधित है, महान व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि देखिए महान व्यक्ति से संबंधित है। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा और आप लोग लिख दीजिएगा, कोई भी सही रहेगा, जो भी लिखेंगे इसी में से देख करके आप लोग अगर इसका आंसर बना बना कर लिखते हैं तो आप लोग 10 नंबर इसका भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी टीचर आप लोग का नंबर नहीं काट सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। तो वो मौन रूपी व्याख्यान कथ्य, देखिए क्या लिखिएगा, कौन सा जगह पे क्या लिख दीजिएगा कि मौन रूपी कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है, मौन रूपी। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष किस पर पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, देखिए वो किस पर पड़ता है, जो आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष किस पर पड़ता है, तो मृत भाषा और साहित्यिक भाषा और अन्य देशों की राष्ट्रभाषा पर प्रभाव पड़ता है मौन भाषा का प्रत्यक्ष। ठीक, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 10 नंबर हमारा यहाँ पर भी होता है कंप्लीट। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन के पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए पद्यांशों पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बता दें क्या दिया गया है, देखिए 10 नंबर में है आप लोगों का। देखिए क्या दिया गया, पिजरे प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास मुख कस्तूरी महिमा क्या दिया गया है, बामी फूटी बांस। यानी कि यहाँ पर जो ये लिया गया कहाँ से लिया गया है, ये आप लोगों का साखी से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। और ये पद्यांश नंबर आप लोगों का 16 है, साखी में जा करके देख लीजिएगा आप, या इसी समय देख लीजिएगा, पद्यांश संख्या आप लोगों का 16 है, 16 नंबर पे जाकर देख लीजिएगा, यही वाला है। ठीक, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका संदर्भ लिखना, संदर्भ आप लोग जानते ही होंगे लेकिन हम चलिए बता देते हैं आप लोगों को कि इसका संदर्भ हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा। संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में साखी नामक अध्याय से या पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक यानी कि जिसके कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। यहाँ पर हमारा संदर्भ लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ईश्वर की साक्षरता होने को भक्त का हृदय में क्या हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखिए हिंदी इसका समझिए शुद्ध तरीके से कि ईश्वर जब प्रकट होते हैं तो भक्त के हृदय में क्या होता है, तो उजाला हो जाता है, क्या होता है, प्रकाश हो जाता है, यानी कि वो ज्ञानों की मतलब प्रकाश हो जाता है, यही आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ज्ञान और सत्य की, यानी कि सत्य की प्रकाश होता है। ठीक, और फिर देखिए कि भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने के मुख से किसकी सुगंध आने लगी, तो सत्य और प्रेम की सुगंध आने लगी, बस इतना ही लिखिएगा, कुछ मत लिखिएगा। अब प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग दोहे की बात की जाएगी तो यहाँ पर लगभग आप लोगों का रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इसी में से कोई दो, नहीं उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यही होगा, या श्लेष अलंकार हो सकता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर भक्त की वाणी को किसकी सुगंध फूट निकली, तो ईश्वर की सुगंध फूट उठी, यानी कि जो भक्त होते हैं वो मतलब तपस्या करते हैं तो कौन प्रकट होते हैं, तो ईश्वर प्रकट होते हैं। ठीक, यानी कि हमारा ये वाला मतलब होता है कंप्लीट। और ये वाला 10 नंबर यहाँ पर भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, और अब तीसरे नंबर पे पूछा गया निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में दिया गया, यानी कि 3 नंबर आप लोगों का साहित्यिक परिचय है और प्लस 2 नंबर आप लोगों को उनके रचनाओं का, 5 नंबर टोटल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोगों का ऑप्शन जो दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए गए हैं, श्याम सुंदर दास जी दिए गए हैं और राहुल सत्यानंद जी दिए गए हैं। यानी कि देखिए आप लोग का साहित्यिक परिचय लिखना, जीवन परिचय जो भी स्टूडेंट लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, जीवन परिचय लिखना नहीं है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिख देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर सभी स्टूडेंट लिखेंगे, मुझे आशा है। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि यहाँ पर देखिए कवियों के साहित्य मतलब कवि इस यहाँ पर लेखक थे यानी कि गद्य के थे, ये जो थे ये गद्य के थे और ये जो रहेंगे वो पद्य के रहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कवि हैं क्या क्या हैं, सूरदास जी हैं। सूरदास तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कविवर बिहारी जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ये सब भी पढ़ते 10 में 9-10 में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग वैसे तो सूरदास पर भी लिख दीजिएगा और इन पर तो दोहा ही है, आप लोग तो जानते ही होंगे। कोई दो एक पर लिखिएगा, साहित्यिक परिचय बना बना करके लिख दीजिएगा। उनके कृतियाँ पर प्रकाश डालना है यानी कि कृतियाँ क्या क्या हैं उनके प्रकाश डालिएगा तो लिख दीजिएगा। इसको भी 5 नंबर हो जाएगा टोटल आपका गद्य पद्य मिला करके। यहाँ पर भी 10 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और तो टोटल आप लोगों का यहाँ तक आप लोगों का हो गया कंप्लीट। और फिर अगला देखिए चौथा क्या पूछा गया है कि बलिदान अथवा समय कहानी के उद्देश्य को प्रकाश डालिए। आप लोग प्रकाश डाल दीजिएगा। अगर आपको या करके दिया गया है या समय अथवा आकाशदीप, आकाशदीप किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और कहानी के कथनाकर की विवेचना कीजिए तो विवेचना भी कर देना है, 5 नंबर यहाँ से ले लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि स्वपठित नाटक के आधार पर यानी कि जो आपको पढ़ना है उसके आधार पर किसी एक खंड को किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 नंबर ले लेना है। तो देखिए राजमुकुट जो है ये आप लोग का बस्ती मंडल है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, यानी कि यही सब हैं। और आप लोग के ये जनपद के मतलब पढ़ना है, महाराणा प्रताप का चरित्र लिख देना है। तो यही ये जो बस्ती मंडल वाले हैं यानी कि बस्ती मंडल में जो जो आते हैं यही राजमुकुट का लिख देंगे। और सूत्रपत्र वाला जो जो जिसका रहेगा वो आन का प्राण यही करना है। जो जो यानी कि अकॉर्डिंग टू आप लोग का जो जनपद के वाई आप लोग का खंड काव्य रहेगा उसी को करना है। ठीक, और नाटक कुछ नहीं करना है। और फिर हमारा देखिए नीचे क्या दिया गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है, यानी कि इसका संदर्भ कहाँ से लिया गया है और यानी कि कहाँ से लिया गया है और आप लोग का इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। 7 नंबर पा जाएंगे। संदर्भ का होता है 2 नंबर और 5 नंबर होता है ट्रांसलेट का यानी कि अनुवाद का, हिंदी अनुवाद का। ठीक, ये भी ये गद्य का है आप लोगों का। ये श्लोक जो है यानी कि पद्यांश जो है ये भी यानी कि 7 नंबर में है, इसका भी संदर्भ हिंदी अनुवाद करना तो ये वाला भी कर दीजिएगा अथवा करके इसमें ऑफर आप लोगों के लिए दिया गया, जो आएगा समझ में वो कर दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, 4 नंबर लेना है यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। और फिर देखिए का वाला जो दिया गया धर्म केन रक्षते यानी कि धर्म सत्य रक्षते यानी कि धर्म सत्य रक्षते, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग दुर्म का करत और का संतरों वर्ष जीवते, यानी कि ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग। किन्हीं 2 ही को करना है और इसके आगे नहीं करना है। देखिए और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक का विषय पर अपनी भाषा शैली को निबंध लिखिए। 8 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट दिया जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आतंकवाद समस्याएं समाधान, इसका कैसे कैसे क्या करें। और फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, फिर मेरी प्रिय लेखक यानी कि मेरे प्रिय लेखक कोई भी हैं या कबीरदास जी हैं या मतलब कोई भी हैं या कबीरदास जी हैं, नहीं लेखक की बात किया गया है यहाँ पर। या आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हो सकते हैं, या आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई भी हो सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आतंकवाद होता है यानी कि जो आतंकवाद करते हैं इसको भी बना कर लिख दीजिएगा। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, बहुत स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोग को प्राकृतिक आपदाएं में क्या मतलब लिखना है कि जो बाढ़ के बारे में लिख देना है, प्राकृतिक आपदाएं ये भी हैं। और जो सूखा होता है ये भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो चक्रवात होता है वो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, और जो भूकंप भी होता है ये भी प्राकृतिक आपदाएं होती है। इसी प्रकार से बना कर लिख दीजिएंगे। तो आप लोगों का अगर 8 नंबर है ना तो उसमें से 6 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, 5-6 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है देने से। ठीक, अगर बना करके लिखते हैं तो। ठीक, प्रस्तावना डाल करके, और इस प्रकार से आप लोगों का ये निबंध हो जाएगा कंप्लीट। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना है। 3 नंबर का यानी कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वह कल मेरे पास आएगा, और यहाँ पर दिया गया है मैं कल वाराणसी जाऊँगा, कभी अभिमान ना करो, और नगर के चारों ओर वृक्ष थे। यानी कि इस प्रकार से आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है, किन्हीं 2 को करना है। तो आप लोग जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, और आप लोग का 3 नंबर यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। और यही आपका पेपर था साहित्यिक हिंदी का कक्षा 11 का, यही आप लोगों का साहित्यिक हिंदी का पेपर था। और इससे आगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग को इसका संपूर्ण तरीके से संपूर्ण जानकारी के संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दिए हैं एंड समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी क्लास
11 के स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।